students, welcome to the math class. In this lecture, we will discuss the exercise 3.2, question number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The statement of question number 1 is that consider that the set universal set U x such that x is the multiple of 2 and x greater than 0 and less than or equal to 30. यहाँ पर इस सवाल के अंदर मुझे 3 सेट्स गिवन हैं U, A एंड B. चलिए मैं इसको सॉल्व करने की तरफ चलता हूँ. तो ये कुछ मेरे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो कि U से रिप्रेजेंट हो रहा है. अब उसमें भी इसको रीड किस तरह से करना है वो भी डिस्कस करते हैं. A का सेट है, फिर B का सेट है. अब इसके उससे 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A एंड B इन टेबुलर फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखें कि जब आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होता है ना, तो उसके बाद अगर आपके पास सेट्स गिवन है A एंड B, वो जो A एंड B वाला सेट है, इन दोनों सेट्स को डिस्क्राइब करना है तो विद रिस्पेक्ट टू आपने यूनिवर्सल सेट को डिस्क्राइब करना होता है. क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमने कुछ यूँ बनाई थी कि आपके पास यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है गिवन सेट्स में से, ठीक है. अब यहाँ पर जो भी सेट गिवन है वो बेसिकली इनके एलिमेंट्स सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन होंगे. तो इसके फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने से के लिए मुझे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ेगा, उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर एनलिस्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बेटे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को जो है वो एनलिस्ट करता हूँ. अब इसको आपको रीड करना आना चाहिए कि जब आप इस स्टेटमेंट को, ये चूंकि टेबुलर फॉर्म में नहीं है, ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है. दिस सेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन. हाउ टू रीड दिस स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज दैट U इज इक्वल टू, in universal set U there is a X element. These symbols are called X element such that this sign is known as such that X is a multiple of 2. X is a multiple of 2 and X greater than 0 and less than or equal to 30. यहाँ पर हमने देखना है कि इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर लिस्ट करता हूँ एलिमेंट्स को, तो मुझे एक्स एलिमेंट्स के ऊपर उसने कंडीशन लगाई है कि वो मल्टीपल हैं 2 के, और मल्टीपल जो 2 के हैं वो 0 से ग्रेटर हैं और लेस देन और इक्वल टू 30 आ रहे हैं. अब 0 से जो ग्रेटर मल्टीपल ऑफ 2 है विच इज़ 2 इटसेल्फ. द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज़ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू सो ऑन. यहाँ से कहा जा सकता है कि ये जो है हमारे पास 30 तक इसके एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि 30 भी इंक्लूड है. ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास एनलिस्ट हो चुका हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बाकी जो A और B को भी मुझे एनलिस्ट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर. तो यहाँ से बेसिकली मुझे इस सेट को देखते हुए A और B को जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो देखते हैं कि A वाला सेट मेरे पास क्या है. अच्छा, देखता हूँ कि A वाले सेट में जो उसने एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है, A वाले सेट के अंदर उसने कहा कि ऐसा सेट है X सच दैट, इसका कॉलन का मतलब वही दोबारा से सच दैट है, X इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अब X को मल्टीपल है 6 का, वो क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं उसमें. 6 का मल्टीपल बेसिकली पहला तो मेरे पास 6 है, विच इज 6. 6 के बाद हमारे पास, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, तो पहला इटसेल्फ ही होता है, फिर उसके बाद मल्टीपल देखा जाए तो वो हमारे पास 12 है. 6 का मल्टीपल हमारे पास 18 भी है, 6 का मल्टीपल हमारे पास 24 भी है, और 6 का मल्टीपल 30 भी है. 36 भी होता है, लेकिन उससे हम बढ़ नहीं सकते. उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है. आपने A और B को जब डिस्क्राइब करना है वो आपने यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. मैक्सिमम उसके अंदर A और B के एलिमेंट में 30 आ सकता है, 30 से ज़्यादा वाला एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है. और मिनिमम हमारे पास 2 आ सकता है, 2 से छोटा एलिमेंट भी नहीं कंसिडर किया जा सकता. तो ये जो A वाला सेट था उसमें यही एलिमेंट्स कंसिडर किए जा सकते थे. तो इसी तरह से B वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट देखे जाएँ तो उसमें मेरे पास कुछ यूँ बनेगा कि उसने लिखा हुआ है कि X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 8. 8 के मल्टीपल्स क्या हैं, वो इटसेल्फ 8 है. 8 का नेक्स्ट मल्टीपल हमारे पास 16 होता है, यानी कि 8 के टेबल पर जो नंबर आ रहे होते हैं. तो उसके बाद हमारे पास 24 है. 32 इसका नेक्स्ट होना है, विच इज इंक्रीज्ड बाय द यूनिवर्सल सेट. इट्स मीन कि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही गिवन होंगे, जो कि 8, 16 और 24 बनता है. तो ये बेटे इसका आसानी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया हुआ. अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें तो उसने ये कहा है कि आपने A और B जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसका अब आपने इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. अब इंटरसेक्शन किस तरह से कैलकुलेट होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. किसी भी सेट का इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि आपने उन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको उठाना है. तो A इंटरसेक्शन को B को निकालना है. तो सेकंड पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन B. अच्छा, A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि A और B के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करना है. तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, A की जगह पर बेटे सबसे पहले आपने A का सेट लिखना होता है, which is 6, 12, 18, 24 and 30. ये आपके पास A का सेट आ गया. उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा. देन बेटे B का सेट आना है, which is 8, 16 and 24. ठीक है.
अब इंटरसेक्शन में तो हमने अभी मैंने बताया कि आपको इससे पहले मैंने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के ऊपर जब बात की थी, इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते होते हैं जो दोनों के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा। तो 6 को देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 6 है, तो वहाँ पर तो 6 नहीं है, दोनों में कंटेन नहीं हो रहा। 12 भी दोनों में कंटेन नहीं हो रहा, 18 भी नहीं हो रहा। 24 को देखा जाए तो वो दोनों में कंटेन होता है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज 24। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद इसमें बेटा देखिए उसने थर्ड पार्ट में कहा है कि ड्रॉ अ वैन डायग्राम। ये जो 3 सेट आपने निकाले हैं, इसकी अब वैन डायग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करना है। वैन डायग्राम बेसिकली पार्ट की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ, द पार्ट नंबर 3 इज दैट द ड्रॉ अ वैन डायग्राम। अच्छा, ये हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया, ए और बी के एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया। अब इसको उसने कहा कि डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये कुछ बॉक्स बनाया हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स हमेशा यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये 2 सर्कल्स हैं ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ऐसा पोर्शन नहीं है कि जो कि ए वाले सर्कल में भी आ रहा है और बी वाले सर्कल का भी पार्ट आ रहा है। यानी कि ये एरिया ऐसा है जो ए का भी हिस्सा और बी का भी हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पर वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए के भी पार्ट में आ रहे हैं और बी के पार्ट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी को तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था जो कि 24 था। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लिखा जाएगा विच इज 24। ठीक है, अब बाकी के जो आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं, बाकी के ए के एलिमेंट्स में देखें हमने निकाला था कि 6, 12, 18, 24 और 30 हैं। बाकी जो ए के एलिमेंट्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हमने रिप्रेजेंट किए थे, वो इस ए के बाकी के पोर्शन के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक मेरे पास 6 आएगा, एक यहाँ पर बेटे 12 आ जाएगा, देन 18 भी रिप्रेजेंट होना है, 24 चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट हुआ है, और लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो 30 रिप्रेजेंट होना है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बी वाले पोर्शन को देखूं तो बी वाले सर्कल के अंदर हम जस्ट 24 को रिप्रेजेंट किया, जो कि कॉमन एरिया में किया। बाकी के ये 2 एलिमेंट्स तो हैं जो कि 8 और 16 वाले हैं, तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक 8 आ गया और यहाँ पर 16 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट यू जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा बॉक्स है, उसमें ए वाला भी सेट शामिल होता है, बी वाला भी। अब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो भी सारे रिप्रेजेंट हो चुके हैं जो कि आपने निकाले थे, जो कि 2 के मल्टीपल्स थे, 2 से लेकर 30 तक। अब देखते हैं क्या सारे मल्टीपल्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं, नहीं हुए वे, तो इसका मतलब बाकी के जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो आपके पास ए और बी का वो पार्ट तो नहीं है, बाहर आपके पास पड़े होंगे यूनिवर्सल सेट के बॉक्स के अंदर, यू वाले उसके रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड स्टिल वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है। 4 भी अभी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो 4 भी यहाँ रिप्रेजेंट होगा। 6 देखें ऑलरेडी हो गया, 8 भी हो गया, लेकिन 10 नहीं हुआ, 12 भी हो गया, 14 नहीं हुआ, 14 यहाँ आ जाएगा। कहीं पर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बॉक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट हो रहा हुआ है। 16 बेटे हो चुका है, 18 भी हो चुका हुआ है, तो 20 अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो 20 को मैं यहाँ पर कहीं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 22 भी नहीं हुआ, 24 हो चुका हुआ, यहाँ पर ये देखें 26 आएगा और 28 आ जाएगा। 30 चूँकि ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुका हुआ है इस सेट के अंदर, तो ये हमारे पास इसकी बेटे वैन डायग्राम भी हमने शो कर लिया है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट 3 था। अब हम, ठीक है, इसमें उसने कहा है कि मेरे पास 3 सेट्स गिवन है, यू वाला सेट गिवन है, जी और एच गिवन है। तो इनकी पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एच इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का भी वही स्टेटमेंट है कि आपने जो है इसको इसके एलिमेंट्स को पहले तो एनलिस्ट करना है। तो चलिए हम एलिमेंट्स को एनलिस्ट करते हैं। जी और एच को एनलिस्ट करने के लिए पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यू में देखें उसने कहा कि इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, यू में एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर तो है, एंड विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 150। यानी कि 150 से हमारे पास लेस भी है और इक्वल भी है, यानी कि 150 भी शामिल है। तो इसमें 0 से जो बड़ा इंटीजर मेरे पास आएगा वो बेटे 1 होगा, फिर मेरे पास 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, अप टू सो ऑन हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि 150 तक होंगे। ठीक है, 1 से लेकर मेरे पास 150 तक इसके एलिमेंट यू के आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें कि मेरे पास जी वाले सेट की स्टेटमेंट देखें, जो कि इसका बेसिकली पार्ट ये था कि जी को बेसिकली हमने रिप्रेजेंट करना है, जी और एच को। अब उसने कहा कि एक्स सच दैट एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 रेज टू पावर m होंगे, यानी कि जो भी इसका एलिमेंट आना है वो इस फॉर्म से निकाला जाएगा, 2 रेज टू पावर m। और m की वैल्यू क्या है फॉर एन इंटीजर m की वैल्यू आपने इंटीजर कंसिडर करनी है, जो कि 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है और 12 या 12 से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो अब पहले तो देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 रेज टू पावर m है। 2 रेज टू पावर m में सबसे पहला जो यहाँ पर कंडीशन देखें, m उसने कहा कि m की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी लेनी है, तो पहला एलिमेंट तो फिर 0 ही शामिल होगा। इसका मतलब 2 रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, ये याद रख लें कि ये हमेशा 1 के इक्वल आती है। यानी कि m की वैल्यू 0 के लिए जो इसका पहला एलिमेंट निकला है उसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट अगर हम m से की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, 12 तक ले सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 1 की बात करें तो वो बेटे 2 होता है। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट जी का जो आएगा वो 2 आ जाएगा।
सेम इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 2 की बात करें, चूँकि इंटीजर हम बढ़ाते जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 4, तो थर्ड एलिमेंट इसका बेटे 4 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 की बात करें तो बेटे वो हमारे पास 8 होता है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 की बात करूँ तो वो मेरे पास 8 होता है, तो इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो 8 आएगा। सेम इसी पैटर्न पे चलते जाएँ तो 2 रेज़ टू पावर 4 जो है विच इज़ इक्वल टू 16, तो नेक्स्ट एलिमेंट इसका 16 होगा। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 5 की बात करूँ तो बेटे वो हमारे पास 32 होता है, ठीक है, 32 आएगा। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 6 की बात करें तो वो हमारे पास 64 होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2 रेज़ टू पावर 7 की बात की जाए तो 128 होता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 8 बात करता हूँ वो 256 हो जाना है। 256 नहीं ले सकता क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 150 तक एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है बाकी जो जी और एच को मैंने डिस्क्राइब करना है वो इसी लिहाज से करना है कि यूनिवर्सल सेट से वो बड़े ना। इसका मतलब यहीं तक इसको कंसिडर किया जा सकता है जी का सेट। तो ये मेरे पास जी का सेट हमारे पास ये आ जाता है। तो देन बेटे एज में उसने कहा कि एज के अंदर उसने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। जो भी हमारे पास स्क्वायर होगा किसी भी नंबर का उसको जो है हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट जो किसी का स्क्वायर बनता है, वन तो होता है ना, वन का किसी का स्क्वायर होता है, वन का स्क्वायर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो एलिमेंट है टू किसी का भी स्क्वायर नहीं, किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर लें तो कभी भी मेरे पास टू नहीं आता। वन का स्क्वायर तो वन होता है। नेक्स्ट एलिमेंट टू है तो टू का स्क्वायर क्या होता है, विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट मेरे पास 4 होगा। थर्ड एलिमेंट जो किसी का स्क्वायर निकाला जाए तो 3 है। 3 का स्क्वायर बेसिकली होता है हमारे पास 9, तो यहाँ एलिमेंट वही लिखने हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं। 4 का बेटा स्क्वायर होता है 16। 5 के स्क्वायर की बात करें तो बेटे 25 होता है। 6 के स्क्वायर की बात करें तो बेटे 36 होता है। 7 के स्क्वायर की बात करें तो बेटे वो 49 होता है। फिर 8 के स्क्वायर की बात करें तो वो 64 होता है। देन बेटे हमारे पास 9 के स्क्वायर की बात करें तो वो 81 होता है। 10 के स्क्वायर की बात करूँ तो बेटे 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर नहीं ले सकता जो कि 150 से इंक्रीज कर जाना है। तो एज के एलिमेंट्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही होंगे। अच्छा, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो उसने कहा कि जी और एज का यूनियन लेना है और जी और एज का इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। द पार्ट सेकंड इज दैट जी यूनियन एज। अच्छा, यूनियन का ऑपरेशन भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ इससे पहले लेक्चर्स के अंदर। बट यूनियन का जो ऑपरेशन है इसमें हम ये करते होते हैं कि दोनों सेट्स को कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जी है तो जी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, विच इज़ 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। उसके बाद यूनियन का ऑपरेशन लगाना है हमने, तो यूनियन के बाद जी के बाद एज का सेट लिखा जाएगा। उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 है, 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और लास्ट वाला एलिमेंट 144 है। अब इसका यूनियन का मतलब तो ये था कि यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स को कंबाइन करते होते हैं। यानी दोनों सेट्स को कंबाइन करके एक ही सेट के अंदर लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट्स इसके कंबाइन करके एक सेट। और एलिमेंट जो दो दफ़ा आ रहे होंगे उनको रिपीट नहीं करना, सीक्वेंस से हमने लिखना होता है। तो पहला जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहेगा वो 1 होगा, 2 भी है, फिर हमारे पास 4 भी है। 4 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पर जो दोनों में आ रहा है वो 8 है। उससे बड़ा एलिमेंट देखें 16 यहाँ भी आ रहा है, अच्छा 9 भी है, यहाँ 9 भी आ रहा है। उसके बाद 8 से बड़ा जो है वो 9 आएगा। यूनियन के अंदर दोनों सेट्स को कंबाइन करके ना एक ही सेट बनाया जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जस्ट ये इंश्योर करना है कि दोनों में आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 था, तो दो दफ़ा 1 नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो 9 के बाद जो एलिमेंट आना है वो हमारे पास 16 होगा। 16 के बाद वाला एलिमेंट जो यहाँ पर बनता है वो 25 है। 25 के बाद वाला एलिमेंट हमारे पास जो आ रहा है सीक्वेंस में लिखता जा रहा हूँ 32 भी है। 32 के बाद 36 आता है। 36 के बाद जो इससे बड़ा एलिमेंट है विच इज़ 49, देन बेटे 64। 64 के बाद 81 आता है। 81 के बाद 100 था। 100 के बाद 121 है। अच्छा, 120 के बाद ये एक 128 भी है, तो 128 भी आएगा और साथ में 144 लास्ट में। तो ये हमारे पास इसका यूनियन जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, उसमें उसने कहा था इसका इंटरसेक्शन लेना, जी और एच का इंटरसेक्शन। तो बड़ा ही आसान है इसका इंटरसेक्शन लेना, तो ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन की बात भी हम कर लेते हैं, ठीक है। जी थर्ड पार्ट में उसने कहा है जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन का मीनिंग मैंने अभी भी आपको बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है
कि दोनों सेट्स को आपने कंबाइन करना है, उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स को देखना है कि वो क्या आ रहे हैं। तो बेटे देखें कि जी और एच का जो इंटरसेक्शन है, जी इंटरसेक्शन एच, अच्छा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सीक्वेंस से लिखें पहले एलिमेंट्स को, ताकि ये 2 नंबर्स का सवाल आपका कंप्लीट हो सके। तो जी के एलिमेंट्स में देखें 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास जी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन का सिंबल। फिर एच के एलिमेंट्स में देखें 1 था, 4 9 16 25 36, 36 के बाद 49 64 81 100 121 और लास्ट पे 144 है। अब इंटरसेक्शन में हमने तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स का पार्ट हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो दोनों में देखें पहला एलिमेंट जो कॉमन है वो 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो पहला एलिमेंट तो इंटरसेक्शन के अंदर 1 आ जाएगा। दूसरा जो दोनों में आ रहा हो, 2 तो दोनों में नहीं है लेकिन 4 दोनों में है, तो पहले सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 4 होगा। 8 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में पड़ा हुआ है। देन 32 की बात करें तो वो भी नहीं है। 64 की बात करूँ तो 64 इस सेट में भी है, तो इसका मतलब जिसका फोर्थ एलिमेंट होगा विच इज 64। 128 वहाँ दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये 4 ही एलिमेंट्स थे जो दो के दोनों का पार्ट था, तो इसका मतलब है जी इंटरसेक्शन एच की जो वैल्यू है 1 4 16 और 64 बनती है। तो ये इस बेटे अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें कि कंसिडर द सेट्स पी एक सेट दिया हुआ है और क्यू एक सेट दिया हुआ है। इसमें भी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 2 सेट्स गिवन है बेटे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है कि ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं। इनको जब तक मैं एनालिसिस नहीं करूँगा तब तक मैं इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा आपको मुश्किल सा नज़र आएगा। ये निकाला तो जा सकता है, ठीक है, फिर वो आपको चीज़ों को जो है वो कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा कर लें कि इन दोनों सेट्स को जो है ना वो एनालिस्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ टेबलर। ये देखें पी वाले सेट में उसने कहा है, इसको स्टेटमेंट की अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो उसने कहा एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20। 0 से बड़ा प्राइम और 20 से लेस। तो प्राइम वो होते हैं बेटे ऐसे नंबर्स जो 2 पॉजिटिव डिवाइजर रखते हैं। एक 1 होता है डिवाइजर उसका और दूसरा इट सेल्फ होता है। तो आपने देखना है कि कौन से नंबर हैं जो कि 2 पॉजिटिव डिवाइजर रखते हो, एक 1 और एक इट सेल्फ। तो पहला प्राइम नंबर याद रख लें कि वो हमारे पास 2 है। ये 2 टेबल्स पर ही डिविजिबल है, जो कि 1 और 2 पर होता है। इसी तरह से जो सेकंड प्राइम है वो 3 है। 3 1 और 3 के अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है। 5 भी जो है वो आपके पास किसी पे डिविजिबल नहीं है, 1 और 5 पे। 4 नहीं हो सकता, 4 1 और 4 के अलावा 2 पे भी हो जाता है। वो 2 से ज़्यादा डिवाइजर रख रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से 1 भी नहीं था हो सकता, 1 सिर्फ इटसेल्फ एक नंबर ही डिवाइजर था। 1 2 डिवाइजर नहीं थे। प्राइम के लिए 2 डिवाइजर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 इसलिए प्राइम नहीं था, 4 भी नहीं है, 5 भी हो गया, 6 प्राइम नहीं है, वो 2 और 6 के अलावा 3 पर भी हो जाता है, ठीक है, 1 पे भी होता है, तो ज़्यादा डिवाइजर है। 7 जो है प्राइम है, फिर 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 13 के बाद 17 प्राइम है और 19 प्राइम है, क्योंकि हमने वो लेने थे जो कि 20 से लेस होते। तो 20 से लेस हमारे पास इतने से प्राइम नंबर बनते हैं। अच्छा उसके बाद उसने कहा है कि क्यू जो है एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स जो है ना हमारे पास ये डिवाइजर्स हैं 2 10 के, ठीक है। और 2 10 के डिवाइजर्स हैं कि ऐसे लेने हैं जो कि 0 से बड़े और 20 से लेस या 20 के भी शामिल होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि क्यू जो है क्या हमारे पास ऐसा सेटअप ने बनाना है जो कि 200 को डिवाइड करता हो। अच्छा इनको इस एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 210 को आपने डिवाइड करते हुए चेक करते जाना है क्या 1 और इटसेल्फ तो बेटे हमेशा डिवाइजर्स होते हैं, लेकिन आपने डिवाइजर वो लेने हैं जो 0 और 20 के दरमियान में हो। तो पहला नंबर तो 1 ही होगा। अच्छा दूसरा नंबर देखा जाए तो हमारे पास इसके लास्ट पे जो कि 0 है तो ये 2 पे डिविजिबल है। तो दूसरा नंबर इसका बेटा 2 होगा जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। तो उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास अगर मैं इसको 3 पे चेक करूँ तो बेटे इसको 3 पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये 3 के ऊपर भी मेरे पास डिविजिबल है, ठीक है। जिसके सारे इंटीजर्स को अगर आप प्लस करें ना 2 1 और 0 है, बड़ा नंबर आज चेक करना हो कि 3 पे डिवाइजर है कि नहीं, इनके सारे नंबर्स को प्लस करें अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो सारा नंबर भी होता है। बहरहाल आप कैलकुलेटर पे चेक करते जाएँ, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली आंसर 70 आता है। तो इसका मतलब है 2 10 का जो है वो 3 भी डिवाइजर है। तो नेक्स्ट अगर आपने इसको 4 पे चेक करना है तो कैलकुलेटर पे आप इसको 4 पे डिवाइड करके देखें तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इसका 5 तो लाजमी डिविजिबल है, ठीक है। 6 पे अगर इसको डिवाइड करके देखें 2 10 को अगर आप 6 पे डिवाइड करें तो 6 पे भी डिविजिबल होता है। तो नेक्स्ट इसका बेटा 6 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह से 2 10 को अगर आप नेक्स्ट जो इसका नंबर बनता है वो 7 है तो 7 पे डिवाइड करें तो तभी ये सोल्यूशन देता है विच इज़ 20, तो ये 7 भी आ जाएगा।
उसके बाद इसका 8 पे देखना है 210 क्या 8 पर हमारे पास डिविजिबल है या नहीं। 8 पर ये डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। 210 पे नेक्स्ट आप 9 पे चेक करें तो 9 पे भी नहीं है, तो 210 जो है वो 10 पर तो ये लाजमी होता है, ठीक है। तो 10 पर देखा जाए तो 21 आता है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आएगा वो 10 होगा। इसी तरह से फिर आपने 210 को जाए 11 पे डिवाइड करना है, 11 पे बेटे ये डिविजिबल नहीं है। 210 को फिर आप इसी तरह से 12 पे डिवाइड करें तो 12 पे भी डिविजिबल नहीं है। 210 को फिर इसी तरह से आपने 13 पे डिवाइड करें वो भी डिविजिबल नहीं है। 210 को इसी तरह से 14 पे डिवाइड करें तो वो भी डिविजिबल होता है। तो 14 भी इसका डिवाइजर है, ठीक है। 14 जो कि 15 पर आ रहा है तो इसका मतलब है 15 भी हमारे पास इसका डिविजिबल है जो कि बनता है, तो 15 भी इसका डिवाइजर होगा। आपने वो लेने हैं जो 20 से लेस हो। तो 16 पे अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो वो बेटे यहाँ पर डिविजिबल नहीं बनता। 210 को फिर आप 17 पे अगर डिवाइड करके देखें तो वो भी नहीं डिवाइड होता। 210 को आप 18 पर डिवाइड करें तो वो भी नहीं होता। 210 को अगर आप 19 पर डिवाइड करें तो वो भी नहीं होता। और 210 को अगर आप 20 पे डिवाइड करें तो वो भी नहीं होता। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि हमने ऐसे डिवाइजर्स कंसिडर करने थे जो कि 1 से ग्रेटर और 0 से बड़े और 20 से लेस तक एलिमेंट्स आ रहे थे, 20 भी शामिल था। अब ये दोनों सेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो जस्ट आपने इनका बेटे इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू है। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो पी इंटरसेक्शन क्यू की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दोनों का पार्ट हो। तो दोनों में देखा जाए तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो पेपर के अंदर आपने बेटे इसको लिखना है, पहले पी का एलिमेंट लिखें, फिर क्यू का एलिमेंट लिखें, फिर इसका लास्ट पे इंटरसेक्शन निकालें। अब इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स को देखा जाए तो मेरे पास दोनों के अंदर एक तो देखिए इधर भी क्यू है पे पी भी आ रहा है, यानी कि इसमें भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 बन जाएगा। 3 भी देखा जाए दोनों में आ रहा है तो 3 भी आएगा। 5 भी दोनों में आ रहा है 5 भी आएगा। 7 दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में है, ठीक है। देखें यहाँ भी है यहाँ पर भी है, इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट 7 होगा। 7 के बाद कोई एलिमेंट ऐसा जो दोनों में आ रहा हो तो वो बेटे मेरे पास कहीं पे कोई एलिमेंट और नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और 7 आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में इसने ये कहा था कि आपने इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो बड़ा आसान है, पी यूनियन क्यू। पी और क्यू का अगर यूनियन निकालने का मतलब है पी और क्यू को आपने कंबाइन करना है, तो पी और यूनियन क्यू। तो सबसे पहले आपने जब यूनियन निकालना है तो पी की जगह पर पी का सेट लिखें, विच इज़ टू प्राइम नंबर्स थे 5 7 11 13 17 और 19। फिर यूनियन का सिंबल आएगा, फिर क्यू का सेट आना है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटे 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब इसका आपने यूनियन कैलकुलेट करना है, तो बेटे यहाँ पर अब यूनियन के अंदर कंबाइन करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। तो सीक्वेंस लिखें तो पहले एलिमेंट यहाँ पर 1 बनेगा, फिर सेकंड में 2 भी आ रहा है, 3 भी, 4 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 भी आएगा, 8 देखें कहीं पे भी आ नहीं रहा, 9 भी नहीं आ रहा, 10 आ रहा है तो वो लिखेंगे, 11 आ रहा है, 12 भी नहीं है, 13 है, 14 भी है, 15 भी है, 16 नहीं है, फिर 17 है और 19 है। तो ये बेटे इन दोनों का हमने यूनियन निकाली है, तो पी यूनियन क्यू की बात कैलकुलेट होगी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो जाता है। लिखी हुई है कि ये हर पार्ट में इसने दो पेयर्स की फॉर्म में हर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखें कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन की। पहली ये वो कहता है कि कम्यूटेटिव में यूनियन की बात की जाए तो ए यूनियन बी जो है ये इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये चीज़ें हर सवाल में मैंने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो वेरीफाई करना है। तो देखें पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स को एनालिस्ट ही किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखें कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को लेकर चलना है। तो पहले मैं यूनियन की अप्लाई करता हूँ, फिर इंटरसेक्शन को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास ए यूनियन बी है, ए और बी का यूनियन लेना है। तो ए वाले सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा पहले, तो वो बेटे आ रहे हैं 1 2 3 4 5। फिर यूनियन का सिंबल आएगा तो बी के सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 6 8 और 10। अब इसमें जब आप यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब है दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 8 और 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी ए यूनियन बी की। अच्छा राइट हैंड साइड में जस्ट ये बात है कि आपने बी यूनियन ए निकालना है, बी वाला साइड पहले लिखा जाएगा और ए वाला बाद में आ जाएगा, इसमें डिफरेंस कोई नहीं है।
ठीक है। एक तो बी वाले सेट को पहले लिखना है, तो वो आ जाता है 4 6 8 10। इसका यूनियन ए से है, तो ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो यूनियन में तो बात वही है, दोनों सेट्स को कंबाइन ही करना है। तो कंबाइन जब करेंगे तो सीक्वेंस से एलिमेंट लिखे जाएंगे, 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5। तो ये आगे इसके बाद जो एलिमेंट बनता है 6 8 और 10 बनता है। यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिख लिया। तो देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो चुका है। कि लास्ट पे आप चाहे प्रूव कर दें कि यहाँ पर हेंस प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पर वेरीफाई होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि यूनियन की है। इसी तरह से आपने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को भी इसी सेट्स के ऊपर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने एलिमेंट्स को जो है कॉमन निकालना है और बी के। तो फर्स्ट जो सेट है ए 1 2 3 4 एंड 5। बी वाला सेट आएगा इंटरसेक्शन बी वाला सेट, जो कि 4 6 8 और 10 है। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो इनमें देखा जाए तो 4 एक कॉमन है, बस 4 एक एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है और तो कोई नहीं है। तो इसके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बेटे 4 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हमने कर ली। राइट हैंड साइड में भी इसका यही सोल्यूशन आना चाहिए, जो कि कम्यूटेटिव के साथ प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं। तो वो हमें मेरे पास बी इंटरसेक्शन ए, तो बी का सेट पहले आएगा, बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन ए है, तो ए में बेटे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें भी कॉमन तो वही है, एक ही एलिमेंट जो कि 4 है। जिसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हर सवाल में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो ये फर्स्ट पार्ट की प्रॉपर्टीज़ बेटे वेरीफाई हो चुकी हुई हैं। अच्छा, सेकंड और थर्ड जो है ना, ये बड़े गौर से आपने समझना है इसका। ठीक है, इसमें चूंकि एलिमेंट्स एंड लिस्ट नहीं हुए हुए। ठीक है, अब दूसरा जो सेट है उसने एन और जी की बात की हुई है, नेचुरल नंबर और इंटीजर। सेकेंड पार्ट में देखें तो दो सेट जो उसने दिए हैं वो बेसिकली हमारे पास है एन और जी की बात की हुई है। एन का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें तो अगर मैं इसको लिस्ट भी करना चाहूँ एलिमेंट्स को, अगर थोड़ा सा मैं रियलाइज़ करवाऊँ, तो नेचुरल नंबर बेटे वो होते हैं जो कि मेरे पास 1 से शुरू होते हैं अप टू सोन ये चलते जा रहे होते हैं। ठीक है, इनफिनिट एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और जी की बात करें तो वो है सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 0 होता है एक तो, और प्लस का 1 भी होता है और माइनस का 1 भी होता है। इस तरह से लिखा जाता है, प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 2 भी होता है। यानी कि इसी तरह से ये पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये हमारे पास है इस तरह से। अब इसका हमने यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव। तो वो यही है कि आप जब एन यूनियन जी निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में जी यूनियन एन आ जाएगा। तो एन यूनियन जी की बात करें तो एन के देखें एलिमेंट जितने भी हैं ना वो सारे के सारे जी में पड़े हुए हैं। तो यूनियन में जस्ट फिर क्या आना है, जस्ट तो एक सेट ही नहीं आ जाएगा जो कि मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर आएगा। थोड़ा सा इसको मैं रियलाइज करवा देता हूँ, 1 2 3 अप टू सो। अब इसमें यूनियन ले रहे हैं इंटीजर्स के साथ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इसमें बात सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ये नेचुरल नंबर कंटेन हो रहा है जी के अंदर, तो ये नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट भी होता है जी का। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट उधर ही पड़े हुए हैं, तो यूनियन जब लेंगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा, जी आएगा, प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी, क्योंकि यहाँ 1 भी है पॉजिटिव और नेगेटिव भी, तो ये भी शामिल हो जाएगा ना उसमें। तो हमने तो दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन ही करना होता है, तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है एन यूनियन जी अगर निकालें तो वो बेसिकली जी के ही इक्वल आ रहा होता है। तो यहाँ पर चाहे मेंशन कर दें एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी हमने यही बात वेरीफाई करनी है, चाहिए लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जस्ट चेंजिंग क्या आनी है, राइट हैंड साइड में जी पहले आ जाएगा और एन बाद में आएगा, जी यूनियन एन। तो जी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 अप टू सो ऑन। फिर हमारे पास नेचुरल नंबर के एलिमेंट आने हैं जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन आएंगे। अब जस्ट हमने इसको जो है वो कंबाइन करें तो बेटे वही हमारे पास 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे।
इसका मतलब z यूनियन n ले रहा हूँ तो तब भी हमारे पास वो z के ही तो इक्वल आ रहा है, ठीक है, z के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो है हमारे पास z यूनियन n भी बेसिकली हमारे पास z के इक्वल है। तो यहाँ से ये बात भी वेरीफाई हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली हुई है, ठीक है। तो अब इसके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है कि आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है n और इंटरसेक्शन z। अब n जो है, जो कि सबसेट है ना z का, n के सारे एलिमेंट जो है वो z में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन के अंदर तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ ये नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। यानी कि n में देखा जाए तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन z की बात करें तो उसमें एलिमेंट हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 अप टू सो ऑन। अब इसका इंटरसेक्शन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा सेट जो है ना सेट में है, सारे के एलिमेंट पड़े हुए हैं। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 अप टू सो ऑन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया एन इंटरसेक्शन जी, जो कि नेचुरल नंबर के इक्वल आ रहा है। एन इंटरसेक्शन जी की बात करें तो वो बेटे एन के ही इक्वल है, रियलाइज़ हो गया, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जस्ट जी का एलिमेंट पहले आना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में बात तो वही सेम ही है। तो यहाँ पर जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो जी इंटरसेक्शन एन आ जाएगा। जी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। इंटरसेक्शन लें तो बेटे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसी का सेट निकलेगा जो कि नेचुरल नंबर का होगा, कॉमन यही है इनमें 3 4 अप टू सो ऑन। क्योंकि देखें दोनों में देखना है कि जो सेम है तो सेम तो यही सारे एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन ये -1 वाला इधर उधर नहीं पड़ा हुआ, जिसका मतलब सिर्फ और ये इंटरसेक्शन में यही आएगा जी इंटरसेक्शन एन। तो ये भी नेचुरल नंबर के इक्वल ही आ रहा है, तो जी इंटरसेक्शन एन को भी कहा जा सकता है ये एन के ही इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है हमारे पास यहाँ से भी। तो ये बात भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है इसकी सेकेंड वन। जो सेट लिखा हुआ है उसने कहा कि एक्स सच दैट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो जीरो से बड़े हैं और जीरो भी शामिल है। अच्छा, रियल नंबर इतना बड़ा सेट है कि इसको मैं सारे एलिमेंट को एनलिस्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही मैं कोई इसकी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट पड़ा होगा। क्योंकि दो अगर मैं नंबर उठाऊँ ना, यानी कि ए नंबर मैं कहता हूँ कि जीरो से बड़ा एक नंबर लेना है, सारे लेने हैं, जीरो भी शामिल करना है। जीरो से बड़ा क्या है, वो मेरे पास तो 1 है। 1 से बड़ा क्या है, 2 है। क्या जीरो और 1 के दरमियान में कोई और रियल नंबर नहीं पड़ा हुआ? रियल नंबर तो जीरो और 1 के दरमियान में बेटे इनफाइनाइट पड़े होते हैं। 0.1 भी तो रियल है। रियल मैंने क्या कहा था, रियल किसके इक्वल है? रैशनल और इरेशनल के यूनियन के। रैशनल वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी रखते होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग भी आ जाता है, वो भी आती हैं। तो ये तो इसमें इनफाइनाइट नंबर पड़े हुए हैं ना, तो 0 और 1 के दरमियान 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.001 भी तो होगा। तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो इसका मतलब है इसका हम यूनियन कभी भी कैलकुलेट इनको एलिमेंट्स को अनलिस्ट नहीं कर पाते। इसका अब यूनियन अगर कैलकुलेट करना है और इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो जस्ट अगर मैं देखूँ ये जो ए सेट गिवन है मेरे पास, ठीक है, इसमें क्या है कि जीरो से बड़े एलिमेंट्स रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और बी तो पूरा का पूरा आर ही है। जब आर का मतलब है सारे के सारे रियल नंबर, इसका मतलब ये सारे भी इसमें शामिल हो गए ना। तो इससे ये मुझे पता चलता है कि ए यूनियन बी अगर निकाला जाए, ठीक है, वो तो बी ही आ जाएगा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर आना है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए के जो है ना वो बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, रियल नंबर्स को कंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो आर आ जाएगा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। और सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर जो कि बी से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, तो ए यूनियन बी जो है ना बेसिकली बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये होगी। तो राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर बी यूनियन ए की बात करनी है, कंबाइन ही करना है। तो मैंने अभी समझाया कि ये आर रियल नंबर है और ये रियल का थोड़ा सा पार्ट ही है, इसके सारे एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पूरे सेट में पड़े हुए हैं। जब एक छोटे से एक बड़ा सेट हो, एग्जाम्पल से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं, उसमें से मैंने जो है ना वो 2 एप्पल निकाल लिए हैं, ठीक है, और तुम 2 एप्पल्स के यानी कि अगर मैं और एक एक एग्जाम्पल देखें, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इसमें से मैं निकाल लेता हूँ 3 और 5 का एक सेट बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसका जब मैं यूनियन लूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो क्या ये बड़े वाला सेट नहीं आ जाएगा? ये पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं। जब मैं इसका उसके साथ यूनियन लूंगा तब बी ए की बात है। तो बी यूनियन ए या बी ए यूनियन बी ए की बात है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और रियल नंबर को हमने बिलोंग किया हुआ है सेट का हुआ सेट ऑफ बी का। तो बी यूनियन ए जो है वो भी हमारे पास बी के ही इक्वल आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये इसका बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो अब इसकी इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये एग्जांपल दी है कि ये एक पूरा बड़ा सेट है, उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं 2 3 4 5 और दूसरे में पड़ा हुआ 3 और 5। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा? बड़ा सेट आ रहा है या छोटे वाला सेट? पता चल रहा है कि 3 और 4 ही दोनों में कॉमन है, तो ये छोटे वाला सेट आएगा। जब मुझे ये पता है कि ये ए सेट है जो कि सब बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और आपने ऐसे लिया जो 0 से बड़े हैं, और ये पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसमें कम है, लेकिन इसके जितने भी हैं उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो सिर्फ ये ए वाला ही सेट होगा। इसका मतलब है जब मैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करूंगा इंटरसेक्शन की, तो ए इंटरसेक्शन जब बी निकाला जाएगा तो ए में और बी में सिर्फ और सिर्फ ए वाला पूरा सेट कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये ए के ही इक्वल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड में बात की जाए तो बेटे वो हमारे पास ऐसा है, बी इंटरसेक्शन ए निकाल रहा हूँ तो तब भी हमारे पास ए के ही इक्वल आएगा। तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व होता है। अच्छा, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, इसमें 3 सेट्स दिए हुए हैं आपके पास यू, ए एंड बी, और डिमॉर्गन्स के लॉस को वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ है, और उसके बाद उसकी वैन डायग्राम्स को भी इसने कहा कि कैलकुलेट करके दें। तो डिमॉर्गन्स के लॉ की बात करें तो डिमॉर्गन्स के जो लॉ हैं, अच्छा ये 2 होते हैं। ठीक है, इनको अब आपने याद भी रखना है। ये 3 सेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये नाम भी दिए हुए, कुछ बुक्स के अंदर डिमॉर्गन्स के लॉ लिखे हुए हैं, कुछ में नहीं लिखे हुए, तो आपने ये याद रखने हैं डिमॉर्गन्स के लॉ। ये छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर आप पढ़ते भी आते हैं। अच्छा, डिमॉर्गन्स के लॉ जो 2 कौन-कौन से हैं, दोनों हमने यहाँ पर वेरीफाई करने हैं, उनकी डायग्राम भी बनानी है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहला जो लॉ है वो ये है कि ए यूनियन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लीमेंट को ये प्राइम से भी शो करते हैं, सी भी लिखते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये इसका पहला लॉ। पहला मैं इसका वेरीफाई करता हूँ, फिर सेकंड भी मैं कर देता हूँ। सेकंड में ये होगा कि यहाँ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा जब सेपरेट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो पहले तो मेरे पास ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो कि ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब है आपने ए और बी वाले सेट को कंबाइन करना है। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए, बी, सी, डी, जी और एच है। यूनियन बी की बात करें तो उसमें है सी, डी, ई, एफ और जे है। इसका जब यूनियन लेना है तो दोनों सेट्स को कंबाइन ही करना है ना। तो कंबाइन करने का मतलब है ए आ जाएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आ जाएगा, एफ भी आएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आएगा और लास्ट पे जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन बी का। कॉम्प्लीमेंट याद रखें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट शो करना है यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट शो करना है, इसका मतलब है यू में से आपने उस सेट को निकाल देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यू में से ए यूनियन बी निकल जाएगा। अब यू के अंदर जो सेट पड़े हुए हैं तो सबसे पहले यू लिखा जाएगा ना यहाँ पर। यू में बेटा सेट पड़े हुए के एलिमेंट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे है। इसमें से माइनस करना है ए यूनियन बी को, जो कि ये वाला सेट अभी निकाला हमने। तो इसमें ये लिखेंगे हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे। तो अब इसका जब आप यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बेटे कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो यू में से आपने वो सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है। ए उधर पड़ा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं लिखा जाएगा, बी भी पड़ा हुआ है माइनस, सी भी माइनस। ठीक है ना, यहाँ के एलिमेंट देखने हैं जो इधर नहीं पड़े हुए ना वो लिखने हैं। कि पहले देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक तो एलिमेंट पड़े हुए हैं तो नहीं लिखा जाएगा। जे भी उधर पड़ा हुआ है, जस्ट एक एलिमेंट ही है जिसका इधर नहीं पड़ा हुआ, जो कि आई आ रहा है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी के जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आना है विच इज आई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेटा एक कॉम्प्लीमेंट, एक साइड इसकी सॉल्व होगी। तो दूसरी साइड में देखें, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास ये सेम आना चाहिए। राइट हैंड साइड में इसने कहा है कि मेरे पास ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए फिर बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इसका मतलब यू में से ए को माइनस कर देंगे, यू माइनस ए हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू का सेट तो मेरे पास ए से लेकर देखें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे है। इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है तो ए माइनस होगा ना।
तो ए वाला सेट देखें क्या है, उसमें ए बी सी डी जी एच लिखा हुआ है। तो इसमें अब वो एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी जी और एच। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यू के एलिमेंट जो उधर से निकल गए वो निकल जाएंगे, जो बाकी बचेंगे ए बी सी डी तक तो आगे, जी भी खत्म हो गया, एच भी। जस्ट एलिमेंट क्या आए हैं, एक आई आया है और एक जे आया है। तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट का सोल्यूशन निकल आया। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने बी कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है इसका, तो बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इसका मतलब है यू में से आपने बी को माइनस कर देना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे निकालते हैं जो कि यू माइनस बी होगा। तो यू का सेट तो मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब इसमें से माइनस करना है बी का सेट, तो बी के सेट में देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, उसको लिख देते हैं सी डी ई एफ और जी। जी है या जे है, बल्कि जे है, ठीक है। तो यहाँ पर जी नहीं आएगा, सी डी ई एफ और जे आ जाएगा हमारे पास। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बेटे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में ए तो माइनस नहीं हुआ, बी भी माइनस नहीं हुआ, सी माइनस हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी माइनस नहीं हो रहा, एच भी माइनस नहीं हो रहा, आई भी माइनस नहीं हो रहा, जे माइनस हो गया, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में ही आ गया। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमने ये निकालना था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो इसका मतलब जैसे इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई और जे है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच एलिमेंट्स आर ए बी जी एच और आई। इनमें कॉमन एलिमेंट देखूँ तो सिर्फ एक ही है जो कि आई है, इसका मतलब है इसकी राइट हैंड साइड की हमारे पास सोल्यूशन में भी एक ही एलिमेंट आया जो कि आई है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी देखें तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आया था आई। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो डिमॉर्गन्स का एक लॉ जो है मैंने वो वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब देखें दूसरा जो डिमॉर्गन्स का लॉ था वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो राइट हैंड साइड को मैं कंसीडर करते हुए चलता हूँ इसके सेकंड लॉ की तरफ। ये याद रखने हैं लॉज, ये यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है। तो सेकंड लॉ में देखें तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की बात की हुई है। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी को कंबाइन करना है और कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं ए बी सी डी जी और एच। इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा सी डी ई एफ और जे। अच्छा उसके बाद मेरे पास अब सी डी ई एफ जी, अब कॉमन एलिमेंट्स को देखना है, तो कॉमन एलिमेंट्स के अंदर बेटे एक तो पहला एलिमेंट जो सी कॉमन है इसका, फिर डी कॉमन है, जी भी कॉमन नहीं है, एच भी कॉमन नहीं है, सिर्फ सी और डी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा और इंटरसेक्शन आएगा वो सी और डी वाले एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो ये बेटे इसकी ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से आपने ये सब इंटरसेक्शन को माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया जाएगा। यू के तो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को जो कि सी और डी है, तो जब सी और डी यहाँ से माइनस हो जाएंगे बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा ए भी आएगा बी भी आएगा, सी डी माइनस हो गया, ई आएगा एफ आएगा जी भी आएगा एच भी आ जाएगा आई भी आ जाएगा और जे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ गए। तो अब इसमें देखें कि मेरे पास नेक्स्ट राइट हैंड साइड की बात करूं तो उसमें जो एलिमेंट्स आने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आने हैं, तो वो जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद उनका यूनियन निकाला जाएगा।
अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इससे पहले भी हमने कैलकुलेट किया, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट को राइट हैंड साइड, क्योंकि पहले भी इससे पहले मैंने इसके लॉ में कैलकुलेट किया है। पेपर में आएगा तो आपने अलग से निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आने हैं जो कि यू में से ए निकल जाएगा, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पर यू वाला जो सेट है उसमें से ए को निकालना है, इसका तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट मेरे पास बेसिकली शो हो रहा है यू का, इसमें से इस ए को माइनस करना है, तो इसका मतलब ए भी माइनस हो गया, बी भी हो गया, सी भी माइनस, डी भी माइनस, ई नहीं माइनस हुआ, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक ई आया था, एक एफ आया था, और ई के बाद एफ था तो जी भी माइनस हो गया था, एच भी, और आई और जे। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट थे, ई एफ और आई जे के। और बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस बी, यू माइनस बी की बात करें तो यू में से बी को निकालना था, तो यू का सेट ये पड़ा हुआ है, तो इसमें से जब बी को निकालना, यानी कि ए तो नहीं माइनस हुआ, सी बी भी माइनस नहीं हुआ था, सी डी माइनस हुए थे, ई एफ भी माइनस हुए थे, और जी माइनस नहीं हुआ था, और एच भी माइनस नहीं हुआ था, और आई भी माइनस नहीं हुआ था, जे माइनस हो चुका हुआ था। तो ये इसके एलिमेंट आ गए। अब जस्ट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इनका क्या था, क्या है, यूनियन है ना ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यूनियन कैलकुलेट करता हूँ मैं यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बेटा आ जाएगा मेरे पास ई एफ आई जे, और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो उसमें है ए बी जी एच और आई। इसको कंबाइन करना है, सीक्वेंस से लिखूंगा, पहले आ जाएगा ए बी, सी नहीं आ रहा, डी नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, आई भी आ रहा है, और जे आ रहा है। तो देखो कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट था कि इसकी हमने अच्छा, इसमें एक और पार्ट था कि इसमें उसने कहा था इसकी वैन डायग्राम भी शो करके दें, अब मैं इसकी वैन डायग्राम भी शो कर रहा हूँ। तो देखें बेटे, अब इसकी मैं वैन डायग्राम्स को भी शो कर रहा हूँ। तो वैन डायग्राम में देखें तो मेरे पास, अच्छा इसकी एक ही डायग्राम में बनाऊंगा, दोनों साइड्स के सेम आई है, तो इसका मतलब दोनों की एक ही डायग्राम होगी। अच्छा, पहले मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स क्या आए हैं, सी और डी आए हैं। तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, अगर मैं इस सेट ए को रिप्रेजेंट कर दूँ, इससे वो ए है और ये बी है, ये वाला एरिया मेरे पास ये आएगा ना, ऐसे ही है, जिसमें इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है, तो उसमें एलिमेंट्स क्या है, सी और डी, सी और डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मेरे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं, पहले मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कहूँगा कि जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स क्या क्या बाकी बच गए हैं, ए बी सी डी जी एच था, तो ए बी सी डी जी एच, तो इसका मतलब ए बी सी, ए बी यहाँ पर आएगा, ए आएगा, एक बी आएगा, सी डी आ चुका हुआ है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए के, ए बी सी डी आ चुका है, जी और एच आएगा, जी और एच भी यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, और एच यहाँ पर। अब बी वाले सेट में देखूँ तो सी डी तो कॉमन था, तो बाकी जो बी के एलिमेंट बचे हैं वो टोटल क्या थे, सी डी के बाद ई एफ जी जे आ गया, ई ई एफ और जे, ये एलिमेंट आ गए। यू में देखे जाए तो मेरे पास वो थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक एलिमेंट्स थे, यही था ना, ये देखें यू के एलिमेंट्स वो थे जो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक। अब देखें कि यू में क्या क्या एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं, ए बी भी हो गया, सी डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी भी हो गया, एच नहीं आया हुआ और आई नहीं आया हुआ, तो एच और आई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एच और आई आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या निकाली है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, तो यानी कि यू में से किस पोर्शन को मैंने माइनस करना है, यू में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का तो यही वाला हिस्सा है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये वाली जो ब्लू से मैं शो कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, ठीक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पोर्शन है, वो जस्ट ये वाला पोर्शन है जो कि मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आ गया।
अब इसी तरह से मैं वर्टिकल लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा वर्टिकल लाइन है, इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये बेसिकली मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में से तो ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला जो मैंने सर्कल किया इसको निकाल देना, बाकी सारा शामिल होगा, यानी कि ए भी आएगा, बी भी, ये सारा पोर्शन भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये सारे एलिमेंट्स ही देखो आ रहे हुए हैं, ए बी और एफ जी ये वाला आ गया, एफ जी एच आई और ये जे। इसको आपने कहना है कि ये बेसिकली मेरे पास ये जो वर्टिकल लाइंस की मदद से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो मेरे पास पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना आपके पास वर्टिकल लाइंस की मदद से, ये जो मेरे पास एरिया आ रहा है, ये बेसिकली मेरे पास कॉम्प्लीमेंट का एरिया है आपके पास। ये जस्ट दरमियान वाला एरिया नहीं आना, बाकी सारा का सारा एरिया शामिल होगा, यानी कि यहाँ पर ये सारा एरिया शामिल है, जस्ट ये दरमियान वाला एरिया छोड़ के। तो ये बेसिकली मेरे पास इसकी वेन डायग्राम होती है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की होगी। तो ये बेटे आज के क्वेश्चन हमने 5 तक डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए यहीं पर रखते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।